हेलो फ्रेंड्स। सैलरी का रैपिड रिवीजन के बाद वन मोर धमाकेदार रैपिड रिवीजन कैपिटल गेन। फ्रेंड्स, इस कैपिटल गेन के रिवीजन पे मैंने इतनी अच्छी तरह से नोट्स तैयार किए आपके लिए, सो डेट आपको अपना क्लास नोट्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ईच एंड एवरी कंसेप्ट छोटा से लेकर बड़े टॉपिक्स तक ऑल अमेंडमेंट्स विथ एग्जाम्पल आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी कवर्ड है। जस्ट रिलैक्स और अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो जो 10 to 15 क्लासेस अपने कैपिटल गेन के लगाते हैं, ये 2-3 घंटा में सब कुछ कवर हो जाएगा एंड दैट्स रियली गोइंग टू सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनकम एट द हेड कैपिटल गेन। सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी इनकम तभी कैपिटल गेन पे आएगा अगर वहां पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हुआ है। सो सबसे पहले आपको समझना है ट्रांसफर होना पड़ेगा ऑफ कैपिटल एसेट, तो ही वो इनकम कैपिटल गेन पे आएगा। तो अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर क्या होता है, अपन पढ़ेंगे कैपिटल एसेट क्या होता है। एंड बस एक पॉइंट और याद रखना है, unless it's exempt under section 54 to 54 GB। सो जो कैपिटल गेन होता है ना दोस्त आपका, उस पे एग्जिम्पशंस भी मिलता है। जैसे सेक्शन 54 आप रिकॉल कर रहे होगे, बाड़ी टू बाड़ी, घर बेच के घर खरीदना, लाइक बहुत सारे एग्जिम्पशंस है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ओनली 5 एग्जिम्पशंस कवर करना है, बाकी के 54 GB तक कवर करना नहीं है। So first point is done. Capital gain will arise on transfer of capital assets subject to exemptions under section 54. So अपन transfer का meaning बाद में पढ़ेंगे। So सबसे पहले capital assets, because capital assets ही transfer करने से CG होएगा, otherwise CG नहीं होगा। So अगर capital assets को छोड़ के कोई और assets आपने transfer किया है, इनफैक्ट बेचा है, तो कैपिटल गेन का नाम भी नहीं लेना है। सो कैपिटल एसेट्स जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं न्यूमेरिक्स चार्ट्स एग्जांपल सब कुछ रखा हूं। कैपिटल एसेट्स के लिए शॉर्टकट याद रखना है पीएसयू। कैपिटल एसेट्स आर पीएसयू बट एक्सक्लूड्स एसपीआरजी का। तो पीएसयू और एसपीआरजी क्या होता है ध्यान से समझेंगे। कैपिटल एसेट्स मींस ऑल द एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स है, एक्सक्लूडिंग ये 4 आइटम्स छोड़कर। तो ये 4 ही आइटम्स को अपने को रटना है जो कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन पे नहीं आएगा। इन्हें आप बेचेंगे तो नो सीजी, इन्हें आप बेचेंगे तो नो सीजी। कुछ अदर सोर्स में आएंगे, कुछ पीजीबीपी में आएंगे और कुछ पे टैक्स ही नहीं लगता। सो कैपिटल एसेट्स आर, बोले तो शॉर्टकट याद रखेंगे पीएसयू बट डज नॉट इंक्लूड एसपीआरजी का। सो पीएसयू क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। यस, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैपिटल एसेट्स मींस आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ कैपिटल एसेट्स है, प्रोवाइडेड ये एसपीआरजी में नहीं होना चाहिए। आपके बिजनेस का एसेट्स, आपके घर का एसेट्स, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल, सभी कैपिटल एसेट्स है एक्सेप्ट जिसे 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एंड एस का मतलब सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेबी। ये इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अभी का अमेंडमेंट है, तो अच्छा से देखिएगा, ये आपको एग्जाम पे भी नहीं मिलने वाला है। एंड लास्ट यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, 1 Feb 21 के 1 Feb 21 या उसके बाद इशू हुआ है और जिसका एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000। सो कैपिटल एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट ही याद रखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, घर का, बिजनेस का, टैंजिबल इंटैंजिबल मूवेबल इमूवेबल सब, और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई और इन्वेस्टमेंट फंड्स। एंड यूलिप भी कैपिटल एसेट्स में आएगा, वो यूलिप जो 1 Feb 21 या उसके बाद इशू हुआ है और जिसका एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000। अगर आपने 2 यूलिप लिया है और दोनों का प्रीमियम जोड़ के भी 2,50,000 को क्रॉस कर दिया तो आपकी यूलिप कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा, उसके मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन होगा। बट सीए इंटर के सिलेबस में ये कवर्ड नहीं है दोस्तों, तो ये दोनों आपको मिलने वाला नहीं है। सो कैपिटल एसेट्स मींस ऑल द एसेट्स, आपको बस ध्यान रखना है। और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई एंड यूलिप्स भी
1 Feb 2021 या उसके बाद इशू हुआ। कंडीशन है कि एक यूलिप हो या एक से ज़्यादा, टोटल प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000 तो कैपिटल एसेट्स हो जाएगा दोस्तों। एंड 1 Feb 2021 के बाद कोई यूलिप इशू हुआ है तो वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारा एसेट्स ही कैपिटल एसेट्स इन चार को छोड़ के, तो कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आएगा उसको याद करने का जरूरत नहीं है। जो नहीं आएगा वो SPRG का, एस का मतलब स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स, ये सब, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो PGBP। तो क्या दोस्तों कैपिटल एसेट्स में क्या नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज PGBP वाले टैक्स मारेंगे। पर्सनल एफेक्ट्स, जो हमारे घर का पर्सनल एसेट्स है, ये इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं पर्सनल एसेट्स। पर्सनल मूवेबल एसेट्स, तो आपका घर भी पर्सनल है बट घर ई मूवेबल है, तो घर पे टैक्स लगेगा, घर कैपिटल एसेट्स है। पर्सनल मूवेबल एसेट्स लाइक आपके घर का फर्नीचर, कार, टीवी, कार वगैरह पे ना बहुत क्वेश्चन सेट किए हैं, तो ध्यान रखना। पर्सनल कार, बिजनेस का कार, बिजनेस में कोई पर्सनल नहीं होता है, बिजनेस का कार कैपिटल एसेट्स है, बट आपके घर का कार, बाइक, मोबाइल, ये सब कैपिटल एसेट्स नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है पर्सनल पे, थोड़ा देर बाद आएंगे। नेक्स्ट है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भारत में जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, SPRG। एस का मतलब स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट्स नहीं है। P मतलब पर्सनल मूवेबल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स नहीं है। R मीन्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, कैपिटल एसेट्स नहीं है। G मीन्स गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। इन चारों को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ तो टैक्स ही नहीं लगेगा, यहाँ टैक्स ही नहीं लगेगा, यहाँ टैक्स ही नहीं लगेगा, और फर्स्ट वाला PGBP में। दोस्त रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे लेकर आगे चर्चा करेंगे, तो रूरल लिखा हुआ है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है, अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड विद 10 एग्जाम्पल। बट रूरल 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 में ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट टैक्सेबल, तो रूरल नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है, इन्हें बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा। एंड पर्सनल मूवेबल एसेट्स पे आते दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट्स है। अब पर्सनल मूवेबल एसेट्स में आते हैं, पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है बोल दिया गया, बट 6 एसेट्स पर्सनल है, मूवेबल है, फिर भी टैक्स लगेगा। शॉर्टकट याद रखने के लिए जैबडास, जैबडास मतलब ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर। तो जैबदास याद रखना, पर्सनल मूवेबल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स बट जैबदास इज कैपिटल एसेट, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट और स्कल्पचर्स कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट से CG एराइज होएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और देखना, सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स, घर में चांदी का बर्तन है तो वो हमारे रीति रिवाज है चांदी का बर्तन में खाना, नॉट अ कैपिटल एसेट्स। बट सोने का बर्तन, गोल्ड यूटेंसिल्स आर कैपिटल एसेट्स, गोल्ड बार, गोल्ड यूटेंसिल्स फॉर पूजा के लिए गोल्ड बार, गोल्ड यूटेंसिल्स वगैरह रखा गया है तो वो टैक्सेबल है। फर्नीचर तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। अपैरेल आपका कपड़ा भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, बट फिटेड विद गोल्ड सिल्वर आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। फर्नीचर अपैरेल कैपिटल एसेट्स नहीं है, बट सोने चांदी हीरा उसमें फिटेड है तो फिर वो कैपिटल एसेट्स बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अपने 5 केसेस अभी डिस्कस करेंगे, तो एक बार ये रैपिड रिवीजन ही है, प्लस एग्जाम के लिए फुल रिवीजन है और सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन है इसलिए रिवाइज करेंगे। कैपिटल एसेट्स आर PSU बट डजंट इंक्लूड SP ऑफ RG। PSU मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII एंड इन्वेस्टमेंट फंड, ये नया टर्म है ध्यान रखना। एंड ULIP issued on or after 1st Feb 21, one or many no problem, but total premium exceeds 2,50,000
and SP, RG, stock in trade, not a capital assets. P, personal movable assets, not a capital assets, but जायदाद पर्सनल है, मूवेबल है, कैपिटल एसेट्स होएगा. रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट कैपिटल एसेट्स, रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स, अर्बन सारा लैंड कैपिटल एसेट्स. एंड लास्ट है गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. एंड सोने चांदी का बर्तन नॉट टैक्सेबल, सोने का बर्तन टैक्सेबल. देवी देवताओं को भगवान पे पूजा का वो सब थाली वगैरह वो सब सोने चांदी का चढ़ाया गया, टैक्सेबल. एंड फर्नीचर अपैरल नॉर्मली नॉट टैक्सेबल. अगर फिटेड है गोल्ड सिल्वर ये सब प्रेसियस मेटल्स वगैरह तो टैक्सेबल. नाउ एक छोटा सा बिगिनर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वेदर द फॉलोइंग एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स नॉट. कैपिटल एसेट्स होने से ही सीजी होएगा ना, तो आपको यहाँ से देखना है. एक्स सोल्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स है, टैक्स लगेगा. मानिकचंद ज्वेलर्स सोल्ड ज्वेलरी, तो ये स्टॉक हो गया, सो नॉट अ कैपिटल एसेट्स, पीजीबी में आएगा एक्स. मिस्टर एक्स फर्नीचर बेचा, पर्सनल मूवेबल एसेट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स. कार बेचा, पर्सनल मूवेबल एसेट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स. ज्वेलरी जायदाद है, कैपिटल एसेट्स. पर्सनल कंप्यूटर नॉट अ कैपिटल एसेट्स. पेंटिंग जायदाद है, कैपिटल एसेट्स. यूलिप issued on or after 1st Feb 21, premium exceeding 2,50,000. Yes, ULIP issued on or after this, premium does not exceed 2,50,000. तो ये नो आ जाएगा. यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर दिस, प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2,50,000. तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं होगा दोस्तों. अब हम लोग को और एक छोटा सा कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन में देखना है. रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कैपिटल एसेट्स. तो क्या होता है रूरल, क्या होता है अर्बन, पेपर सेटर डायरेक्टली बता देगा, या जो अर्बन का क्राइटेरिया है उस तरह से कोई क्वेश्चन सेट कर सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको एग्रीकल्चरल इनकम पीजीबीपी में भी मिलेगा, तो ध्यान से देखना. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट अ कैपिटल एसेट्स. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होते हैं देख लेना. कोई भी लैंड विद इन म्यूनिसिपैलिटी एरिया, टाउन कमिटी वगैरह के अंदर है और जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर, एनी लैंड विद इन म्यूनिसिपैलिटी एरिया एंड जिसका पॉपुलेशन 10,000 या मोर है, उस एरिया के अंदर ये पॉपुलेशन 10,000 या मोर है, इसके अंदर जो भी जमीन है अर्बन है तो वो कैपिटल एसेट्स होएगा. बट इसके बाहर विद इन एरियल डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउन कमिटी, इससे इस एरिया के बाहर भी 2 किलोमीटर तक का लैंड कैपिटल एसेट्स हो सकता है, प्रोवाइडेड म्यूनिसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक है. अगर जिस म्यूनिसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक है, उसके बाहर का 2 किलोमीटर का लैंड भी कैपिटल एसेट्स हो सकता है. पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है और हाईली पॉपुलेटेड है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख के ऊपर है तो 8 किलोमीटर. तो ध्यान रखना, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर का लैंड अर्बन होगा अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 या उससे अधिक हुआ. उसके बाहर का जमीन भी 2, 6, 8 तक कैपिटल एसेट्स हो सकता है दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन इस एरिया का पॉपुलेशन. 10,000 से बढ़ के 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर, और 1 लाख से 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर. यानी म्यूनिसिपैलिटी, टाउन कमिटी, कैंटोनमेंट का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर तक का जमीन. बियॉन्ड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाहर का जमीन नेवर कैपिटल एसेट्स. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी डायरेक्टली पेपर से तो रूरल अर्बन बता देंगे या बता देंगे ये जमीन 6 किलोमीटर के अंदर है म्यूनिसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा. अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है, क्या होता है, विद इन म्यूनिसिपैलिटी, टाउन कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया पे है और जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है तो कैपिटल एसेट्स. उसके बाहर का भी लैंड अर्बन लैंड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड उस म्यूनिसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है. 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बन जाएगा 1 लाख से 10 लाख तक का है, और 8 किलोमीटर बन जाएगा 10 लाख से ऊपर है. तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं.
आपको इंडिविजुअली यस नो बोलना है। आप क्लास में भी करते हो ये सम। शॉर्टेस्ट एरियर डिस्टेंस फ्रॉम लोकल लिमिट 1 किलोमीटर, पॉपुलेशन एज पर लास्ट सेंसस देखना है 7000, तो फिर ये कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट है 1.5 किलोमीटर, पॉपुलेशन 15,000 है, तो 2 किलोमीटर तक का जमीन आ जाएगा। 15,000 पॉपुलेशन है तो 1.5 यस। पॉपुलेशन 13 lakhs है तो आपका 8 किलोमीटर तक का जमीन आ जाएगा, ये तो 2 किलोमीटर यस। 80,000 है तो पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख हो गया, 2 किलोमीटर तक का आएगा, 3 किलोमीटर है नहीं, 5 लाख है तो 1 लाख से 10 लाख तक हो गया, 6 किलोमीटर का आएगा, बट ये 4 किलोमीटर ही है तो यस। और 15 लाख से 8 किलोमीटर तक आएगा तो ये 5 किलोमीटर है यस। 7,000 है ये तो नहीं आएगा। 5 लाख है तो 5 लाख है तो 6 किलोमीटर तक का लैंड अर्बन होगा, ये 6 किलोमीटर से बाहर है तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं होएगा। नेक्स्ट 11,50,000 है तो ये 10 लाख से ऊपर है, 8 किलोमीटर तक का 8 किलोमीटर यस। और 15 लाख है तो 8 किलोमीटर तक का ये 10 किलोमीटर नो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे ध्यान रखना जरूर से। नाउ दोस्तों कैपिटल एसेट्स आपने देख लिया, अब आपको देखना है कि ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। एंड कुछ ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर नहीं बोला जाता है, उसे अपने लास्ट में जाके पढ़ेंगे। अभी ट्रांसफर का कॉमन सेंस लगा के रखते हैं सेल। अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा है तो वो ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन। हालांकि ट्रांसफर का मीनिंग पे सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी इक्वेशन, कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बहुत कुछ है, अपन पढ़ेंगे। बट अभी कॉमन सेंस सेल्स को लेकर ही अपने काम करते चलेंगे। आगे चलकर ट्रांसफर एंड नॉट ट्रीटेड ट्रांसफर भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको जरूर से पढ़ना है उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों कैपिटल एसेट्स तो पढ़ ही लिया, पीएसयू, बट डज नॉट इंक्लूड एसपीआरजी सर का। सो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स में दो टाइप के कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो एलटीसीजी। दोस्तों अब आपको जानना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स रेट भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग अलग है, अभी मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सा एसेट्स होते हैं वो पोहा देखेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। सपोज आज 28 फेब है, आज आपने एसेट्स बेचा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कल तक काउंट होगा 27 तक। अगर पोहा 2 इयर्स तक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स 2 इयर्स तक है, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। यानी 2 साल तक ही रखा था, 1 साल 18 मंथ्स 15 मंथ्स रखकर बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, उसको ट्रांसफर पे एसटीसीजी बनेगा। और पोहा 2 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, उसे ट्रांसफर करेंगे एलटीसीजी। तो 2 ईयर्स ध्यान रखना। 5 वीआईपी एसेट्स है, कुछ वीआईपी एसेट्स है जिसका पोहा 1 साल है, तो ध्यान देना। listed securities listed in recognized stock exchange, listed in recognized stock exchange, units of UTI, जीरो कूपन बॉन्ड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये 5 नहीं 4। listed securities in India, units of UTI, जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये 4 आइटम्स के लिए पोहा 1 ईयर तक शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो क्या क्या लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी लिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब लिस्टेड सिक्योरिटीज, और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड 1 ईयर तक शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। दोस्तों 2 टाइप के कैपिटल गेन होता है नॉर्मली, एक एसटीसीजी, एलटीसीजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो एसटीसीजी, और एसटीसीजी का ये नॉर्मल स्कीम का टैक्स रेट है 5, 20, 30%। ये नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, नॉर्मल टैक्स रेट। और डिफॉल्ट स्कीम पे
वो 5 का टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा नॉर्मल, और नॉर्मल स्कीम पे 5, 20, 30%, डिफॉल्ट स्कीम में 5 का टेबल याद रखना, तो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो LTCG, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चक्कर है। अभी तक तो आपको यही पता था ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर पे STCG, वो तो है। और ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। डेप्रिसिएबल एसेट्स PGBP में अपन कवर करेंगे। डेप्रिसिएबल एसेट्स के ट्रांसफर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स या एसेट्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड डिवेंचर बॉन्ड्स, तो ये 4 आइटम्स को याद रखना है। डेप्रिसिएबल एसेट्स, मार्केट लिंक्ड एसेट्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और अनलिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सो मार्केट लिंक्ड एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड डिवेंचर बॉन्ड्स, ये 4 एसेट्स को याद रखना। इस पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स अगर आपने 2 साल से ज़्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, बट गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डेप्रिसिएबल एसेट्स, सो आपके बिजनेस का फर्नीचर एक्स लिमिटेड का पोहा 2 इयर्स प्लस हो गया तो गलती मत करना, इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे, बट इसका गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएबल एसेट STCG होता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए। और 54 इसी में काम भी आएगा। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचेंगे तो फिर वो पोहा तो 2 ईयर से ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म, बट CG हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आएगा। और ये मार्केट लिंक एसेट, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये चारों के चारों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आगे चलकर मिलेगा। अभी से जो मेन पॉइंट से रटना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग इंडिविजुअल्स का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखते हैं 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, और डिफॉल्ट स्कीम पे 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट LTCG से भी मिल सकता है, बेसिक एग्जेम्पशन अलाउड, बट नॉन रेसिडेंट्स को, फिरंगी को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक बार नॉर्मल स्कीम ही बोलते 2,50,000 का लिमिट LTCG से नहीं मिलेगा, बट हमें आपको 2,50,000 का एग्जेम्पशन लेना है, पहले दूसरे इनकम से ले लो और फिर कम पड़ जाए तो LTCG से ले लेना। ATC में कवर करेंगे 80s का डिडक्शंस, जो 80s का डिडक्शंस चैप्टर 6A का डिडक्शंस, ATC से ATU का डिडक्शन, ATC से ATU का डिडक्शन नॉट अलाउड, ATC से ATU का डिडक्शन not allowed from LTCG, and rebate 87A का not allowed under default scheme। डिफॉल्ट स्कीम पे जो रिबेट मिलता है वो LTCG से नहीं मिलेगा दोस्तों, 112 पे आता है ये। और सरचार्ज भी जो लगता है ना 25%, 37%, वो भी नॉट एप्लीकेबल। तो बहुत सारे बातें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हम लोग को 2.5 लाख तक का लेना है, तो दूसरे इनकम से पहले लोग कम पड़ जाएगा तो LTCG से ले लेना, इस पे क्वेश्चन है करेंगे। बट फिरंगियों को, नॉन रेसिडेंट्स को बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा LTCG से। चैप्टर 6A का डिडक्शन, ATC से ATU का डिडक्शन नॉट अलाउड ऑन LTCG, और रिबेट 87A डिफॉल्ट स्कीम में नॉट अलाउड, नॉर्मल स्कीम में अलाउड है LTCG 112 से। और सरचार्ज भी 25% और 37% वाला नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट टैक्स कैलकुलेशन मास्टर सम्स में काम आने वाला है। अपने ट्रांसफर का मीनिंग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को पढ़ने से ये कवर हो जाता है, तो उसके बाद ही पढ़ेंगे, बिकॉज वो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे तो यहाँ से पढ़ने को बहुत कम बचेगा। केस स्टडीज भी रखा गया, देखो प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5,
पीरियड ऑफ होल्डिंग का भी अपने को पढ़ना है आगे चलकर, अभी नहीं पढ़ना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो डिसाइड करेगा पोहा 2 ईयर्स है ना 1 ईयर, एंड अकॉर्डिंगली सीजी कैलकुलेट होगा। ये सब टॉपिक आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आइटम्स लिखे हैं उस पर स्पेसिफिक डिस्कशन है, उधर पढ़ लेंगे तो इधर पढ़ने को बाद में कम पड़ेगा। यस, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका STCG LTCG का पहले डिफरेंट कैलकुलेशन हुआ करता था, आप आए बाहर आई कैलकुलेशन आसान हो गया। सो एकदम सिंपल है, CG LTCG का फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, दैट इज योर सेल प्राइस लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ब्रोकरेज, कमीशन वगैरह लगा है तो आप उसे माइनस कर देंगे, इसे बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी पढ़ना है, आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी मिलने वाला है सीक्वेंस में। सिर्फ एक ही जगह इंडेक्सेशन मिलेगा, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हक को, लैंड बिल्डिंग को लेकर, तो एक LTCG का स्पेशल कैलकुलेशन देख लेंगे। तो सेल प्राइस वही है, नेट कंसिडरेशन तक वही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है, एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये इंडेक्सेशन किस तरह से किया जाता है सैलरी में भी बताया गया था। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये CII पेपर में गिवन रहेगा। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। इंप्रूवमेंट का भी सेम, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय CI ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। बट इंप्रूवमेंट को लेकर एक छोटा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड। आगे चलकर मिलेगा, अभी डिस्कशन पे ही कवर होने वाला है, फिर भी अभी से जो मास्टर पॉइंट से याद रखना, एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड, एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड, बिकॉज 1/4/2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदे तो FMB एज ऑन 1/4/2001 का ही कॉस्ट को कॉस्ट मान लेते, FMB एज ऑन 1/4/2001 को ही कॉस्ट मानते, उसलिए एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड। सो ये वाला आपको कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा, ये सिर्फ एक ही टॉपिक पे कवर्ड होगा, ये अब डिस्कार्डेड हो गया है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी अपने फुल डिस्कशन करेंगे, अभी जो रेलेवेंट पोर्शन है वो कर लेते हैं। ये पूरा चैप्टर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें बेसिकली शेयर्स वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं शेयर का टॉपिक लूंगा या इसी लेक्चर में या पार्ट 2 में तब डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। बट अभी नॉर्मल सिचुएशन, परचेज एसेट, आपने एसेट्स खरीदा है तो परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ एसेट। नाउ दोस्तों इंपॉर्टेंट आ गया ये पॉइंट, हर एक सम में मिलेगा। अगर आपने 1/4/2001 के पहले खरीदा है प्रॉपर्टी तो आपके पास एक ऑप्शन है एक्चुअल कॉस्ट या FMV एज ऑन 1/4/2001, जो हायर है उसे कॉस्ट मानेंगे। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी ये एकदम मास्टर पॉइंट है CG का, ये प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, cost or FMV as on 1/4/2000, whichever higher will become cost, but your cost cannot become your FMV cannot become exceed SDV। ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए SDV। सो FMV as on 1/4/2001 अगर SDV 1/4/2001 को क्रॉस करता है तो FMV भूल जाओ, SDV will become cost। इस पे एग्जाम्पल है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, आज ही है तो सब कुछ मुमकिन है, बस आप अच्छा से देखना। एंड प्लीज 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 अगर कमेंट सेक्शन में जाके नहीं लिखे, कमेंट नहीं दिए तो फिर मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। आपको पता नहीं, कल फुल 12 आवर्स इसको कस्टमाइज किए, मैट को एक एक पॉइंट को छोटा किए, जितना छोटा हो सकता है, हर एक पॉइंट पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डाले
और आज सुबह आकर मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे जिनका मई 26, जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी 27 तक एग्जाम है, सबका सीजी जो 25 to 30 आवर्स लगता है वो 2-3 घंटा में कवर हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना नेक्स्ट पावर पैक पीजीबीपी आ रहा है, फिर डिडक्शंस, फिर टीडीएस, फिर बाद में छोटे चैप्टर्स दोस्तों। सो योर कमेंट डेफिनेटली एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, टॉनिक है आपका कमेंट। सो जरूर जरूर से लिखना, जरूर जरूर से। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो हाउ टू इम्प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी 1 फॉर 2001 के पहले खरीदा है दोस्तों, पुराने दादाजी के समय का प्रॉपर्टी, तो कॉस्ट या एफएमबी एच ऑन 1 फॉर 2001, बट एसडीबी को पार नहीं कर सकते, एसडीबी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। आओ दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। लैंड परचेज किया 95 में 1 लाख, एफएमबी 1 फॉर 2001 450 एसडीबी दिस, सो कॉस्ट हो जाएगा दोनों में हाइयर 4,50,000। अगर एसडीबी यहीं पे 4 लाख है तो एफएमबी कैन नॉट एक्सीड एसडीबी, 4 लाख विल बिकम कॉस्ट। बेटा ये वाला पॉइंट स्पेसिफिक है, पढ़ने वाले फिर भी देख लीजिए। रिसीव गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पे प्रॉपर्टी मिला, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस पे प्रॉपर्टी मिला। मिस्टर एक्स के डेथ होने के बाद वाइफ के पास प्रॉपर्टी चला गया, या हक का पार्टीशन में आपको प्रॉपर्टी मिला, तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर ने जितना में खरीदा था वही हमारा कॉस्ट होगा, और उनका इम्प्रूवमेंट भी हमारा इम्प्रूवमेंट पे आएगा, बट इम्प्रूवमेंट 1401 के बाद होना चाहिए। एंड अगर प्रीवियस ऑनर ने भी इस तरह से 95 में खरीदा था, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लगेगा दोस्तों। सेल्फ जनरेटेड इनटैंजिबल एसेट्स पढ़ेंगे अभी आने वाला स्पेसिफिक। अगर आपने इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल, बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क वगैरह सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो प्रेरणा का सेल्फ जनरेटेड है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। अगर एक्वायर्ड किया है, अगर आपने इंटैंजिबल एसेट्स परचेज किए, तो एक्चुअल कॉस्ट विल बिकम योर कॉस्ट। अगर प्रीवियस ऑनर ने किया तो प्रीवियस ऑनर का कॉस्ट। तो इंटैंजिबल एसेट्स का ध्यान देना, सेल्फ जनरेटेड तो निल, और परचेज किए तो प्राइस पेड। बट एक रूल था ना, अगर 1 फॉर 2001 के पहले होने से एफएमबी ले लेते, इंटैंजिबल एसेट्स में 1 फॉर 2001 के पहले रहेगा तो एफएमबी वाला ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 95 में 50,000 में कुछ ब्रांड वगैरह, ट्रेडमार्क या गुडविल खरीदा है, तो 50,000 विल बिकम योर कॉस्ट। यहाँ पे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है इंटैंजिबल एसेट्स पे। बाकी के पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों। बोनस शेयर, शेयर्स, मैक्सिमम शेयर्स के टॉपिक है, जब शेयर्स का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। देखिए शेयर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, हॉट टॉपिक, जब शेयर्स का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे बोनस शेयर्स भी। सो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अभी अभी बोले थे ना। सो एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 फॉर 2001 इज इग्नोर्ड, ऑनर आफ्टर 1 फॉर 2001 का इम्प्रूवमेंट कंसीडर करेंगे, बट इंटैंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 0 लेते। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन एडिशन अल्टरेशन, इंटैंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील, बिफोर 1 फॉर 2001 इग्नोर्ड, ऑनर आफ्टर 1 फॉर 2001 प्रीवियस ऑनर ने, करेंट ऑनर ने किया है, सबके लिए टैक्सेबल, सबके लिए अलाउड है। नाउ ये हॉट टॉपिक है, ये टैक्स कैलकुलेशंस पे आ सकता है, इस पे क्वेश्चन। सो फर्स्ट हॉट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, अब कैलकुलेशंस वाइज देखेंगे दोस्तों। यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑर्डर आफ्टर 23 जुलाई 24। जैसे आपको पता ही है ना, 23 जुलाई 24 के पहले इंडेक्सेशन वगैरह मिलता था, अब 23 जुलाई से इंडेक्सेशन बंद हो गया। सो लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्स कैलकुलेशंस के लिए अभी भी इंडेक्सेशन मिलेगा, तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई, 23 जुलाई 24 के पहले खरीदा है, उसके बाद खरीदा तो नॉर्मल विदाउट इंडेक्सेशन, एंड सोल्ड अपना 25-26 में। ये बेनिफिट रेसिडेंट इंडिविजुअल हब को मिलेगा, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल हब को। कैलकुलेट LTCG विदाउट इंडेक्सेशन विच विल बी इंक्लूडेड इन GTI। देखिए आपका नॉर्मल कैलकुलेशन तो विदाउट इंडेक्सेशन ही होगा,
जीटीआई में विदाउट इंडेक्सेशन ही प्लस करना है, बट जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो बार टैक्स कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1 पे टैक्स 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो ऐसे किए थे, जो नॉर्मल आज सभी एसेट्स पे लगता है, गोल्ड पे भी लगता है वैसे ही। और एक ऑप्शन है पे टैक्स 20% विथ इंडेक्सेशन। जो अपन यहाँ पे इंडेक्सेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा पहले देख रहे थे ना, कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन वाला टॉपिक, ये सिर्फ इसी केस में लगेगा, ये जो इंडेक्सेशन वाला टॉपिक है। सो दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हब को लैंड हो या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग 23 जुलाई 24 के पहले खरीदा था और इस साल बेच रहे हैं, तो सीजी कैलकुलेट होगा विदाउट इंडेक्सेशन। ध्यान रखना, अगर पेपर सेटर ने पूछा है कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी तो ये देखना है। ओनली टोटल इनकम पूछा है तो विदाउट इंडेक्सेशन नॉर्मल, बट एक नोट्स में डाल देना कि टैक्स कैलकुलेट करते समय विथ इंडेक्सेशन भी देख सकते 20%। इससे जो कॉपी चेक करेगा ना, आपका दिमाग, उनका दिमाग आपके लिए कुछ बोलेगा, ये बच्चा तगड़ा कंसेप्ट लेके रखा है। सो मैंने एक क्वेश्चन रखा है, सोम भाई हमारी क्लास के स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है आपके नाम का। सोम परचेज रेसिडेंशियल प्लॉट 10 मई 2005 में खरीदा था और 10 अगस्त 2025 में बेच दिया, 25-26 में 90 लैक्स। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2 लैक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया रहेगा। अब पहले हम लोग अपने हिसाब से काम कर लेते। आपने बेचा है कितना में, 90 लैक्स, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2 लैक्स और ये है कॉस्ट 8 लैक्स। 1/4/2001 के पहले खरीदा, रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन आता, तो बेटा विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे 90 लैक्स लेस एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, ये LTCG 12.5% से उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम है 2,50,000 से ऊपर, तो टैक्स बनेगा 10,000, 80 लैक्स पे 12.5%, ओके 10 लैक्स और 4%, तो ये टैक्स बना 10,40,000। मान लेते कि इनका इनकम 2,50,000 से ऊपर वाला रेंज पे है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ से नहीं मिलना है। विथ इंडेक्सेशन ये थोड़ा अच्छा से देखना, सेल प्राइस वही है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वही है, नेट कंसिडरेशन वही है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। कॉस्ट कितना में खरीदे थे आप, 8 लाख में खरीदे थे। कब खरीदे थे, ये मई 2005 है, तो ये 5-6 में खरीदे थे, तो 5-6 का इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, 117 से डिवाइड करेंगे और बेचे हैं 25-26, इस साल का इंडेक्स नंबर 376। सो 8 लाख डिवाइडेड बाई 117 इंटू 376, 2570,941 या 940, तो ये LTCG हो गया 20% टैक्स 12,45,000 और सेस, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये फॉलो नहीं करेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि यही सम आए, हम लोग RTPs MTPs वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, बट इसको पकड़ के रखना दोस्तों। नाउ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 1/4/2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कॉस्ट चेंज कर देते हैं FMB एज ऑन 1/4/2001, बट लैंड बिल्डिंग हो तो इट कैनॉट एक्सीड STP, बट इंटैंजिबल एसेट्स के लिए नहीं है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी 1/4/2001 के बाद वाला ही आएगा, पहले वाला नहीं। तो एक समराइज कर दिया गया, 1/4/2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदा है तो क्या क्या कैलकुलेट करते समय ध्यान देंगे। इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 टू बी इग्नोर्ड, ऑनर आफ्टर 1/4/2001 को कंसीडर करेंगे। CI ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हब का लैंड एंड बिल्डिंग का चक्कर आया, 95 का खरीदा हुआ है, तो विथ इंडेक्सेशन देखेंगे, तो इंडेक्सेशन 1-2 से ही शुरू होगा, 100 लेंगे। और कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट FMB में हायर लेंगे, बट लैंड और बिल्डिंग
का FMB कैनोट एक्सीड SDB, इसमें नया कुछ नहीं था दोस्तों, बट 1 for 2001 पेपर सेटर का एकदम फेवरेट पॉइंट होता है, तो इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। कैपिटल गेन इंटैंजिबल बता दिए थे, इंटैंजिबल गुडविल पेटेंट कॉपीराइट सेल्फ जनरेटेड है तो 0, और परचेज किए हैं तो परचेज प्राइस, बट यहाँ पे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं है और इम्प्रूवमेंट वाला भी ऑप्शन नहीं है। इंटैंजिबल एसेट्स परचेज किया तो प्राइस पेड, सेल्फ जनरेटेड तो नील, नो ऑप्शन टू टेक FMB एज ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी नील। सो ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे अब, बट स्पेसिफिक बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी अपने पढ़े थे फिर पढ़ेंगे। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी आता है ना मिस्टर एक्स के डेथ होने के बाद, उनके बच्चे या वाइफ को, या हब का पार्टीशन हो गया, फिर पार्टीशन हो गया तो फैमिली मेंबर्स में प्रॉपर्टी डिवाइड हो गया, फिर वो प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है ना, तो वो एक स्पेशल सिचुएशंस है, तो ध्यान देखना। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, नो ट्रांसफर नो सीजी, गिफ्ट वगैरह भी मिले तो नो ट्रांसफर नो सीजी। वाइफ हस्बैंड के बीच गिफ्ट हो, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया, फिर वाइफ उसे बेच दी, तो सीजी होगा, हस्बैंड में क्लब हो जाएगा, पढ़ेंगे। बट ऐसे दोस्त यार को गिफ्ट वगैरह दे देंगे तो जिसे देंगे उसके लिए अदर सोर्स, ये भी अदर सोर्स में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे विल इनहेरिटेंस ही देखिएगा, डेथ होने के बाद फैमिली मेंबर को आ गया तो वो ट्रांसफर हो गया, मिस्टर एक्स का डेथ होने के बाद मिसेस एक्स के पास आ गया, तो ये ट्रांसफर नहीं बोला जाता है, कैपिटल गेन नहीं होगा। जब मिसेस एक्स बेचेगी सीजी विल अराइज, कॉस्ट क्या लिया जाएगा, अभी पढ़े थे फिर भी बता देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, और प्रीवियस ऑनर 1 for 2001 के पहले खरीदा है तो रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मिस्टर एक्स का भी इम्प्रूवमेंट अलाउड होगा, मिसेस एक्स का इम्प्रूवमेंट अलाउड होगा, बट एक ही शर्त है 1 for 2001 या उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट, बहुत रिपीट कर रहे हैं 1 for 2001 बहुत रिपीट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत रिपीट करूंगा, सीजी याद हो जाएगा सुन सुन के आपको। ये आरआर वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, फर्स्ट टाइम स्लो पे, सेकेंड टाइम थोड़ा स्पीड, थर्ड टाइम और थोड़ा स्पीड, तो पूरा आपका सीजी कवर हो जाएगा। पोहा में जब पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो मिस्टर एक्स प्रीवियस ऑनर, मिसेज एक्स करंट ऑनर, दोनों का देखा जाएगा। और इंडेक्सेशन अगर करने का एक ही सिचुएशन में मौका मिलेगा तो इंडेक्सेशन मिस्टर एक्स ने जब खरीदा था तब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, मिसेस एक्स को जिस दिन मिला उस साल के इंडेक्स से डिवाइड नहीं करना। मिस्टर एक्स ने अगर 95 96 में खरीदा था तो 12 का इंडेक्स नंबर 100 ले लेना, और इनका डेथ हो गया था 2021 पे, तो 2021 से नहीं देखा जाएगा, 95 96 से, तो 95 96 का इंडेक्स नहीं होता है, तो 12 का ही ले लेंगे 100। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांस मनी फॉर रिसीव्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है। एक तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग का गिफ्ट वगैरह पे आगे बहुत सम्स मिलने वाले, इस पे सम्स यहाँ इसलिए नहीं रखे, आगे सम्स मिलेगा तो इसको रिवाइज कराएंगे। और एडवांस मनी फॉरफिटेड भी आगे भर भर के आने वाला है, इस पे भी सम्स कराएंगे। एडवांस मनी फॉरफिट किया कैपिटल एसेट्स के लिए, तो ये सीन याद रखना, 1 for 14 के बाद अगर आपने मारा है तो अदर सोर्सेज, एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 for 14 तो अदर सोर्सेज, बिफोर 1 for 14 तो कॉस्ट से माइनस कर देंगे, एसेट्स का कॉस्ट या एफएमबी जो भी मिलेगा माइनस कॉस्ट लेंगे, या एफएमबी या एसडीबी जो भी लेंगे उससे माइनस। बट ध्यान रखना प्रीवियस ऑनर ने, मिस्टर एक्स ने फॉरफिट करके बेचारा मर गया, अभिशाप लग गया, मर गया, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। मिसेस एक्स ने जो पैसा मारा है 1 for 14 के पहले तो कॉस्ट से माइनस, 1 for 14 के बाद तो अदर सोर्सेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम ऑन कैपिटल एसेट्स। आपने तो सुना ही है, कभी एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कभी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो गया उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो यहाँ पे 2-3 बात ध्यान रखना, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो भी सीजी वाले छोड़ने वाले नहीं है, टैक्स वाले। ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि ट्रांसफर तो उसी साल हो गया जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हुआ, टैक्स मारेंगे जिस साल क्लेम मिला, जिस साल क्लेम मिला। सो इंश्योरेंस जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो गया ट्रांसफर वही होगा, टैक्स मारेंगे जिस साल क्लेम मिला। और कभी कभी इंश्योरेंस वाले पैसा देते तो पैसा ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसेशन,
और कभी कभी इंश्योरेंस वाले एसेट्स के बदले एसेट्स दे दे तो FMV फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। ध्यान देना, छोटा टॉपिक है, इस पे केस स्टडी भी है। इंश्योरेंस क्लेम CG इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हुआ, से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो गया 24-25 में, ट्रांसफर तो 24-25 में हुआ और आपको क्लेम मिला 25-26 में। तो ये तो कॉमन सेंस का बात है भैया, जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड और टैक्स वाले टैक्स मारने आएंगे ना, तो जहां प्रॉपर्टी जल रहा होगा टैक्स वाले को भी जला देंगे जिंदा उधर, तो टैक्स वाले मांगने नहीं आएंगे। जिस साल पैसा मिला उस साल टैक्स देंगे। स्टॉक इन ट्रेड के लिए मिलेगा तो PGBP, और कैपिटल एसेट्स के लिए मिलेगा तो CG। आपको याद है ना, कैपिटल एसेट्स में PACU आएगा बट SP ऑफ RG नहीं आएगा। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल रूरल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, तो स्टॉक इन ट्रेड PGP। फुल वैल्यू ऑफ सेल प्राइस, पैसा मिला तो पैसा और एसेट्स मिला तो FMV। दोस्तों ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखना। इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस स्टॉक, मशीनरी डैमेज, डिस्ट्रॉयड, फायर एक्सीडेंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट 650। तो स्टॉक के लिए जो पैसा मिलेगा वो PGBP में आएगा, और स्टॉक मशीन के लिए जो पैसा मिला वो डेप्रिसिएबल एसेट CG में डिस्कस करें, PG में डिस्कशन करेंगे, बट अभी वो CG में आएगा। और डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओपनिंग WDV दिया गया है 1080। ड्यूरिंग प्रोसेस सेफगार्डिंग फायर फाइटिंग ही लॉस्ट इज गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग भी लॉस कर दिया 120। तो गोल्ड चेन, डायमंड रिंग, पर्सनल रूबल एसेट्स है, बट जैबदस याद है ना, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट CG में आएगा। स्टॉक के लिए 4,80,000 मिला और स्टॉक था 650 का, तो ये पूरा नेट लॉस PL में चला जाएगा। और मशीन के लिए 6 लाख मिला, मशीन का 1080 वैल्यू था। डेप्रिसिएबल एसेट्स का CG का एक सिस्टम होता है, वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स, सपोज ब्लॉक में कोई एसेट्स नहीं था तो 10,80,000 मिला, 10,80,000 था, 6 लाख, तो बाकी का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और एसेट्स के लिए, डायमंड रिंग के लिए जो मिला वो CG पे आएगा। इंश्योरेंस क्लेम का स्टॉक टैक्सेबल बिजनेस इनकम, स्टॉक लॉस अलाउड एज डिडक्शन। देख भाई, 6,50,000 का स्टॉक था और मिला 480, 6,50,000 मिला 480, तो 170 बिजनेस लॉस अलाउड हो जाएगा। मशीन के लिए मिला जो इफ ब्लॉक सीज, सारे एसेट्स बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। 1080 का था और 6 लाख। डेप्रिसिएबल एसेट शॉर्ट टर्म ही होगा, पढ़ेंगे तो यहाँ भी 4,80,000। और ज्वेलरी के लिए मिला, ज्वेलरी 120 में खरीदे थे 2005 में, 2001 के पहले खरीदा रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और मिला 180। टैक्सेबल कैपिटल गेन मिला है 180 एंड कॉस्ट है 120। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि 2005 का है तो 60,000। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना दोस्तों। नेक्स्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ, कोई लॉ के अधीन आपका प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट हमारा प्रॉपर्टी हड़प लिया, तो यहाँ पे ना 2-3 बातें अच्छी तरह से समझना। होता है ना, आजकल नेशनल हाईवे को ब्रॉड किया जा रहा है, तो रोड साइड हमारा लैंड बिल्डिंग था, गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस साल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। सपोज गवर्नमेंट ने आपका प्रॉपर्टी 23-24 को एक्वायर किया, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा 23-24, बट कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जिस साल कॉम्पेंसेशन रिसीव, से 25-26 में गवर्नमेंट ने पैसा दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने से ही टैक्स लगेगा, बट इस साल टैक्स नहीं लगेगा। जब कभी इंडेक्सेशन करना होगा पुराने साल का तो 23-24 लेंगे, ध्यान रखना। और टैक्सेबल होगा जिस साल पहला पैसा मिला, और फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन वही कंपेंसेशन डिक्लेयर्ड। और कभी कभी आप लोग को एडिशनल कंपेंसेशन मिलता है, मतलब जो कंपेंसेशन से 40 लाख गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दे दिया, यू आर नॉट हैप्पी, यू फाइट फॉर दिस, आपको एडिशनल कंपेंसेशन मिलेगा, वो टैक्सेबल है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जब भी मिलेगा टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, इसका कॉस्ट नील माना जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस माइनस होगा, लीगल एक्सपेंसेस माइनस होगा। सो एडिशनल कंपेंसेशन रिसिप्ट जब मिलेगा तब टैक्सेबल, इससे
लीगल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कॉस्ट विल बी नील। कभी इंटरिम ऑर्डर पे मिला, अभी गवर्नमेंट फाइनल नहीं किया है, कोर्ट ने बोला है कि एक बार गुप्ता जी को थोड़ा पैसा दे दो, तो इंटरिम ऑर्डर से मिला तो अभी टैक्सेबल नहीं होगा, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब टैक्सेबल। और ना कंपेंसेशन लेट मिलने से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS 50% डिडक्शंस के साथ। इस पे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एडिशनल कंपेंसेशन या नॉर्मल कंपेंसेशन का इंटरेस्ट जब भी मिलेगा तो वो 50% डिडक्शंस के साथ 2-3 साल का इंटरेस्ट एक साथ मिलेगा, तो जब मिलेगा तब, क्योंकि नॉर्मल ये एक्वायर के केस में ऐसा ही है, जब भी कंपेंसेशन मिलता है तो टैक्सेबल। इफ एनहेंस कंपेंसेशन ऑलरेडी टैक्स एंड रिड्यूस बाय कोर्ट, अगर आपने ज़्यादा कंपेंसेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, टैक्स ज़्यादा दे दिया, बाद में गवर्नमेंट ने वो कम कर दिया, सो कैपिटल गेन रिकम्प्यूट होगा रिवाइज फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन के साथ। अगर ट्रांसफर डाइज तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, अगर मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, वाइफ को मिला, बच्चों को मिल रहा है, तो वो टैक्स भरेंगे। सो ये कंपलसरी इक्वेशन, मतलब गवर्नमेंट ने आपके प्रॉपर्टी हड़प लिया तो जिस साल हड़पा 23-24 में ट्रांसफर वही होगा। अगर इंडेक्सेशन उस साल अलाउड था करना है तो 23-24 का इंडेक्सेशन करेंगे, बट टैक्स भरेंगे जिस साल पहली बार कंपेंसेशन मिला। और एडिशनल कंपेंसेशन जब मिलेगा कॉस्ट नील, कुछ लीगल एक्सपेंसेस माइनस, इंटरेस्ट मिलेगा IFOS में 50% डिडक्शन के साथ। और कंपेंसेशन रिड्यूस कर दिया, टैक्स ज़्यादा दे दिया, रिकम्प्यूट करके रिफंड मांग लेंगे। और फिर मिस्टर एक्स का मोए हो गया तो वाइफ या बच्चे टैक्स देंगे। दोस्तों इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है अपने, मिस्टर राघव परचेज ऑफ पीस ऑफ लैंड 15 जून 2004 को 2,40,000 का। यस इस क्वेश्चन को देखते हैं। राघव परचेज अ लैंड 2004 पे 2,40,000, याद रखना 1/4/2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदेंगे इंटेंजिबल छोड़ के, बाकी का एसेट्स तो कॉस्ट और FMB एज ऑन 1/2001 विच एवर इज हायर, बट FMB कैनॉट एक्सीड SDV एज ऑन 1/2001, ध्यान रखना। तो ये तो बात कही है। द लैंड वाज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, 23 में एक्वायर कर लिया। कंपेंसेशन रिसीव 15/12/24 पे, तो एक्वायर किया गवर्नमेंट 23-24, तो ट्रांसफर मानेंगे 23-24 का, पैसा मिला 15/12/24, तो ये 24-25 में टैक्स लगेगा। एडिशनल कंपेंसेशन 25-26 में, 25-26 में CG बनेगा, विच राघव रिसीव 10/126। 90,000 इंटरेस्ट मिला तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओनली 50% ही टैक्सेबल होगा। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन इंटरेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, तो 24-25 तो नहीं आएगा, ये 25-26। So assessment year 25-26, previous year 24-25 compensation received। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब लेंगे, ध्यान रखना 2,40,000 डिवाइडेड बाई CI ऑफ ईयर ऑफ परचेज 23-24 का इंडेक्स नंबर, CI ईयर ऑफ परचेज कब किया था 15/6/2004, तो 2040405 का, सो 0405 का इंडेक्स नंबर 113। एंड ट्रांसफर मानेंगे, कब ट्रांसफर मानेंगे 23-24, तो 348, तो ये हो गया LTCG। तो ध्यान रखना जिस साल पैसा मिलेगा उस साल टैक्स भरेंगे, और इंडेक्सेशन करना होगा 23 जुलाई 24 के बाद ही बैंड हुआ, उसके पहले तो इंडेक्सेशन अलाउड था। तो ये कंपलसरी इक्वेशन तो 23 में बहुत पहले हो गया था, इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन होगा ईयर ऑफ एक्विजिशंस का 23-24 का। नाउ 25-26-27 पे एडिशनल कंपेंसेशन मिला 350, ये LTCG होगा। इंटरेस्ट भी 50% डिडक्शंस के साथ, कितना था भाई 90,000 था, तो ये 90,000 करना है 90,000,
और 50% यानी 45, तो 45 टैक्सेबल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड पे कन्वर्ट किया और ये था कंपल्सरी एक्विजिशन। तो जब अपन ट्रांसफर का मीनिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन भी लिखा है, तो अपने को ट्रांसफर का मीनिंग जब पढ़ने जाएंगे बहुत कुछ कवर होगा। तो ये भी ट्रांसफर है। और कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, आपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, तो ये भी ट्रांसफर का मीनिंग पे है। और टैक्स लगेगा घर से सोना दुकान पे रखना। सो यहाँ पे थोड़ा टैक्सेशन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, उसलिए ध्यान से देखना। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाया तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ईयर ऑफ कन्वर्शन। जिस दिन आपने कन्वर्ट किया से 24-25 में घर का सोना अपने शोरूम में रख दिया, तो 23-24 में ट्रांसफर, लेकिन टैक्स अभी नहीं देना है। सीजी टैक्सेबल व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। जब स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तभी सीजी टैक्सेबल होगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड 30-40% बेचा है तो पार्ट सीजी टैक्सेबल। सर सेल प्राइस क्या रखेंगे, घर से दुकान में सोना रख दिया तो एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन। तो सोना का जो 24-25 में एफएमबी था वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और दुकान से स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे पीजीबीपी होगा। सेलिंग प्राइस तो पता ही है, एफएमबी ध्यान रखना, एफएमबी विल बी कॉस्ट, विल बिकम कॉस्ट। नाउ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इन स्टॉक इन ट्रेड। आपका लैंड बहुत था, कैपिटल एसेट से आप रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्शन विल बी टैक्सेबल। तो जिस साल कन्वर्ट किया उस साल ट्रांसफर, बट टैक्स देना है जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को बेचा। पूरा बेच दिया तो पूरा सीजी पे टैक्स, पार्ट पार्ट बेचा तो पार्ट पार्ट सीजी पे टैक्स। सर सेल प्राइस क्या लेंगे, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन विल बी सेल प्राइस। सर स्टॉक इन ट्रेड बेटा पीजीबीपी भी होगा ना, हाँ, तो सीजी के लिए जो सेल प्राइस होगा पीजीबीपी के लिए कॉस्ट। बट यहाँ पे कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे 11, 12, 13 और तीन तीन क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, अच्छा से देखना आप लोग। 11 इज द ऑनर ऑफ कार, एक कार का मालिक है, तो कार इज पर्सनल मूवेबल एसेट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स। ही स्टार्ट बिजनेस और परचेज सेल, ही ट्रीट वन कार स्टॉक इन ट्रेड, कोई मतलब नहीं, सिंस कार इज पर्सनल एसेट्स कन्वर्सन इज विल नॉट बी, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स, नो सीजी। नेक्स्ट है अरब कन्वर्ट्स प्लॉट ऑफ लैंड परचेज जुलाई 2004 पे इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यस, यहाँ पे और ट्रांसफर होगा 2004 में खरीदा था, 2025 यानी 24-25 में ट्रांसफर मान लेंगे। एफएमवी दिया है, इसी को सेल प्राइस मान लेंगे। स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया 325 में, फाइंड आउट। तो फर्स्ट कन्वर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड विल बी टैक्सेबल इन द सेल ऑफ स्टेट, जिस साल बेचा। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन सेल प्राइस मानेंगे। इंडेक्सेशन कब ट्रांसफर किया भाई, कन्वर्ट कब किया, 24-25 में, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि इंडेक्सेशन तो 23 जुलाई 24 के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये कन्वर्ट किया था 25 में, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ना तो वो कंपल्सरी इक्वेशन का सम देखना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले एक्वायर किया, तो पेपर सेटर इसमें ट्विस्ट दे सकते हैं। सबको पता है इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बट एक्वायर किया होगा पहले 23 जुलाई के पहले गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया, या यहीं पे कन्वर्ट होता 23 जुलाई के पहले तो इंडेक्सेशन मिलता। एकदम सिंपल हो जाएगा। अब तो आप पीजीबीपी बाद में करेंगे। सेल प्राइस तो पहले एफएमबी 3 लाख और खरीदा था 80,000 पे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी सेल प्राइस माइनस एफएमबी, बड़ा सिंपल था दोस्तों। आइए एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, P13 स्टडी मेट पे था, इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। मिसेस हर्षिता परचेज अ लैंड एट ए कॉस्ट 35 लाख 2004-5 में एंड हेल्ड सेम एज कैपिटल एसेट टिल 20 मार्च 24 तक। कैपिटल से स्टार्टेड रियल एस्टेट 21 मार्च 24, तो यानी 23-24, 21 मार्च 24, 23-24 को कन्वर्ट कर दी
एंड कन्वर्टेड सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड FMB, ये सेल प्राइस हो जाएगा। सी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट 10 lakhs, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड Feb 26, सी सोल्ड 10 फ्लैट्स ऑफ 30 lakhs इन March 26 में। तो लैंड तो बेची नहीं, लैंड को कन्वर्ट करके फ्लैट बनाकर बेची। जब फ्लैट बेचेगी तब CG टैक्सेबल होगा 25-26 में। रिमेनिंग 5 फ्लैट्स 31 मार्च को स्टॉक में है। तो पूरे लैंड पे उन्होंने 15 फ्लैट्स बनाई और फिर उसमें से 10 ही फ्लैट्स बेची है, तो इंटू 100, तो CG भी पार्ट पार्ट पे टैक्सेबल होगा। तो बहुत अच्छा सम है ये 66.67, 2/3। तो ये सम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और लैंड एंड बिल्डिंग का ये सम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आइए नाउ और भी कुछ किया। सी इन्वेस्टेड 50 lakhs इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI 31 मार्च, अदर 50 lakhs रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का बॉन्ड। ये 54 EC का डिडक्शन अपने अलग से पढ़ेंगे। कंप्लीट अमाउंट ऑफ CG अराइजिंग इंडिकेटिंग क्लियरली रीजन। तो सबसे पहले CG फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन यहाँ पे दिया गया था 210 lakhs एंड कॉस्ट 35 lakhs। सो सिंपल, कॉस्ट है 35 lakhs और कब कन्वर्ट किया है इन्होंने 23-24 में, तो वहाँ इंडेक्सेशन मिलेगा 23-24 का इंडेक्सेशन। इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, टेंशन मत लेना। और ये CG आ गया एंड CG पूरा टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 15 फ्लैट्स बना के 10 बेची है, तो 2/3 CG टैक्सेबल होगा 68,14,159। और फिर ये बेचकर इन्होंने ये लैंड पे जो कैपिटल गेन होगा इस पे 54 EC का एग्जेम्पशंस पढ़ाएंगे। आगे चलकर हम लोग सारे एग्जेम्पशंस कवर करेंगे। तो वहाँ पे 50 lakhs का मैक्सिमम एग्जेम्पशन है, 6 मंथ्स के अंदर डालना था, तो मार्च में ही डाल दी 1 करोड़ डाल दी, बट 50 lakhs का एग्जेम्पशन। तो ये आपका CG पार्ट कंप्लीट, ये प्रैक्टिस 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 में है। नाउ PGBP में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 फ्लैट बेचिए 30 lakhs। कॉस्ट ऑफ फ्लैट में कंस्ट्रक्शन लगा था 10 फ्लैट का 10 लाख, और लैंड का कॉस्ट भी तो आएगा, FMB विल बिकम लैंड का कॉस्ट। सो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 करेंगे क्योंकि पूरा लैंड का 2/3 पोर्शन ही बेची है। तो ये ट्रिकी कैलकुलेशन है, तो इसे जरूर से इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ई फॉर एग्जाम, ई फॉर एग्जाम, ई फॉर एग्जाम रखना। और नोट्स देखो बेटा, नोट्स के बिना तो अधूरी कहानी। कन्वर्शन ऑफ कैपिटल इन स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर, ईयर ऑफ कन्वर्शन के समय टैक्स होगा जिस साल बेचे हैं, अगर पार्ट में बेचे तो पार्ट। इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड होगा बिफोर 23 जुलाई 24 के पहले, तो जब कन्वर्ट हुआ था तभी का। और FMB ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन डीम्ड टू बी द सेल वैल्यू पार्ट सोल्ड प्रोपोर्शनेट CG टैक्सेबल सेल प्राइस बिजनेस इनकम। 54 EC का एग्जेम्पशंस मैक्सिमम 50 lakhs। नोट्स लिखना, ये 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स। ये तो और एक हॉट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं। 2 क्वेश्चन रखा गया है, हॉट टॉपिक है। ऐसे 2-4 हॉट टॉपिक, फिर शेयर्स और फिर एग्जेम्पशंस, फिर आपका CG खत्म हो जाएगा दोस्तों, नो टेंशन। यस फ्रेंड्स, इसको बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक बात को समझना। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, आपने कोई लैंड बेचा या लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, तो वहाँ पे सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। सेलिंग प्राइस को लेके थोड़ा चक्कर है। अगर STV exceeds 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, STV exceeds 110% ऑफ सेलिंग प्राइस,
तो SDV को ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन मानेंगे, अदरवाइज सेल प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, यही मेन पॉइंट है। सो आपको अभी एग्जांपल्स वगैरह मिलेगा, डोंट वरी। तो SDV एक्सीड्स 110% ऑफ सेल प्राइस, तो SDV ही सेल प्राइस माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। और डज नॉट एक्सीड इक्वल भी है, SDV इक्वल है 110% ऑफ सेल प्राइस या लेस देन 110% ऑफ सेल प्राइस, तो नो प्रॉब्लम, तो आपका सेल प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो सर क्या SDV शुड एक्सीड 110% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर आपके प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस 10 है तो 10 से 110% ले लो 11, और SDV अगर 10 है, SDV 11 भी है, तो सेलिंग प्राइस 10 माना जाएगा। अगर SDV 12 हो गया, 11.1 हो गया, 13 हो गया, तो SDV 12, तो सेलिंग प्राइस आपका SDV ही बन जाएगा, मे बी 12, 11.1, 13। तो कभी भी लैंड बिल्डिंग बिके ना, SDV दिया रहेगा, तो आप 10 से 110% ऑफ सेलिंग प्राइस कर देना। अगर इससे भी ज़्यादा है SDV तो SDV सेलिंग प्राइस, अदरवाइज आपका सेलिंग प्राइस ही सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि SDV गलत है तो अब असेसिंग ऑफिसर को बोलो, एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। सो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाला वही सेल प्राइस होगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड SDV। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर एंट्री मारा ट्रिंग टिंग टिंग, तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू ही सेल प्राइस होगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड SDV। दोस्तों इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलता है, SDV चेंज हो गया, एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का डेट अलग अलग है, चेंज हो गया, तो एग्रीमेंट का डेट का SDV ही लेंगे, एग्रीमेंट का डेट का SDV ही लेंगे। अगर पेमेंट रिसीव्ड फुल्ली या पार्टली थ्रू स्पेसिफाइड मोड ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, अगर SDV रिवाइज भी हो जाता है तो एग्रीमेंट का डेट का SDV लेंगे। कंडीशन है कि एग्रीमेंट के डेट या उसके पहले कुछ भी पेमेंट या 100% या पार्ट थ्रू स्पेसिफाइड मोड, स्पेसिफाइड मोड के लिए ABCD नीरू NB याद रखना। ABCD मतलब अकाउंट पे चेक, B मतलब ड्राफ्ट, C मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ABCD अकाउंट पे चेक, बैंक का ड्राफ्ट अकाउंट पे ड्राफ्ट, C क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, नीरू NB याद रखना। नेट बैंकिंग IMPS UPI RTGS NEFT भीम आधार, ABCD नीरू NB रहेगा तो चलेगा। अगर आपने कैश में ले लिया या बेयरर चेक में ले लिया तो एग्रीमेंट का डेट का SDV नहीं देखेंगे, तो फिर नया SDV रजिस्ट्रेशन का डेट का, ये पूरा टॉपिक एकदम डेडली इंपॉर्टेंट है, होलसेल में क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे ना, वहाँ भी लैंड एंड बिल्डिंग बेचा रहेगा तो यही आएगा। और परचेजर के लिए अदर सोर्स में पढ़ेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, फिर भी टेम्प्रेरी याद रखना, जिसने परचेज किया ना तो SDV माइनस कंसिडरेशन PGBP, जिसने अदर सोर्सेज में आएगा, जिसने परचेज किया उनके लिए SDV माइनस कंसिडरेशन IFOS में आएगा। बट IFOS में पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी उसको इतना डिस्कशन नहीं करना है, डिटेल में पढ़ेंगे IFOS को रिवाइज करते। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स, लैंड बिल्डिंग बेचा 50C, SDV सेलिंग प्राइस का 110% टर्न से कर देना, SDV एक्सीड्स 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, SDV विल बिकम सेलिंग प्राइस, अदरवाइज योर नहीं है 110% है SDV या उससे कम ही है तो सेलिंग प्राइस विल बिकम सेलिंग प्राइस। वैल्यूएशन ऑफिसर एंट्री मारा ट्रिंग ट्रिंग टिंग, वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू देख लेना, अगर इट कैनॉट एक्सीड SDV चेंज हो जाता है एग्रीमेंट रजिस्टर्ड का डेट, तो एग्रीमेंट का डेट का SDV लेना, प्रोवाइडेड कुछ पेमेंट ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट ABCD नीरू NB रूल से आया है, अदरवाइज नया वाला SDV ही आएगा। एंड जो परचेजर है उसके लिए अदर सोर्सेज भी होगा दोस्तों। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा गलती आप लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं ना, कमीशन ऑन सेल लिख देता है ना 2%, ये तो कमीशन दिया, ऑन सेलिंग प्राइस पे ही लेना।
आपका फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन एसडीबी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट कमीशन तो आपने दिया है ना, तो अपन क्या करते हैं ना, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन एसडीबी ले लेते हैं, 110% से ज़्यादा है, तो आपके दिमाग में कभी ना वो 2% एसपी की जगह एसडीबी आ जाता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक को पढ़ाने का वो बता रहा हूँ बेटा। एक 14 बहुत अच्छा सम है और 15 तो और बहुत अच्छा। इसको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हमारे इतने सारे बच्चे रैपिड रिवीजन देख रहे हैं, इतना फायदा मिलता है, बट कंजूस लोग बस कमेंट सेक्शन में लिखने से लगता है कि पैसे ही लगेगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन पे लिखोगे ना तो या तो इम्प्रूवमेंट होगा और या मोटिवेशन मिलेगा। तो या तो इम्प्रूवमेंट होगा या मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना ही, अदरवाइज आपका रिवीजन अधूरी कहानी। अभी देखो पीजीबीपी पावर पैक आ रहा है, फिर डिडक्शंस, टीडीएस, सो बिग चैप्टर्स इन सीक्वेंस। सो आप मोटिवेट करोगे तभी तो हम लोग वर्क करेंगे आपके लिए। एंड वन मोर थिंग, जो इंस्टीट्यूट ने 30 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज निकाला, एक छोड़ के सारा मैंने डिस्कस कर दिया, एक वो भी डिस्कस कर लूंगा। आप जरूर से बीच बीच में रिवीजन पे एमसीक्यूज उठा के प्रैक्टिस करते रहना, तो एग्जाम का कोई फियर नहीं है। आरजी आपके नियत तो नो एग्जाम का फियर। सो काला परचेज अ रेसिडेंशियल फ्लैट फ्रॉम हर फ्रेंड बाला, ये आपके क्लास में किया हुआ रहता है। बाला ने फ्लैट बेचा 3 अक्टूबर को और काला ने परचेज किया। द वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी फॉर द पर्पज एसडीबी 15 lakhs. Bala purchased 3.5 and Kala sold 20 lakhs में। सो सबसे पहले बाला ने सेल किया काला को, बाला ने सेल किया काला को। काला परचेज फ्लैट 10 lakhs, सेल प्राइस 10 lakhs, जयपुर 3 अक्टूबर 25, ठीक है। द वैल्यू डिटरमाइंड बाई एस टी वी 110% ले लो, 11 रुपया। एस डी वी 15, तो हमारा सेलिंग प्राइस 15 ही होगा। बाला परचेज, बाला का कॉस्ट है कितना जनवरी 24 में, तो 24 में खरीद के 2 साल के अंदर बेच ही दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3.5। एंड काला ने भी फिर इसको सेल कर दिया 20 lakhs में, सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो पहले बाला सेल प्राइस 15 lakhs लेंगे दोस्तों और कॉस्ट 350, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड इन द हैंड्स ऑफ काला, काला के हैंड पे IFOS भी आएगा, क्योंकि 15 लाख का एसडीबी का सामान 10 लाख में खरीदा 5 लाख। सो 5 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये काला के हैंड्स में, और काला ने फिर बेच भी दिया, तो बेच दिया तो सेल प्राइस 20 लाख में एंड 15 लाख विल बी कॉस्ट। एसडीबी के बेसिस पे काला के घर में टैक्स लग गया, तो एसडीबी विल बिकम कॉस्ट। ये सबको पता है आप लोगों को, और अदर सोर्स में पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ई छोड़ियो ना, ई। एंड नाउ द मास्टर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ई। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को बहुत सारा पॉइंट 1 for 2001 के पहले खरीदा था, तो कॉस्ट और FMBH 1 for 2001, बट SDB से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एडवांस मनी फॉरफिटेड 1 for 14 के पहले, तो कॉस्ट से माइनस। बाद में तो अदर सोर्सेज, प्रीवियस ऑनर मार के मर गया, तो उसका नो ट्रीटमेंट। 1 for 14 के पहले मार के मर गया, तो नो ट्रीटमेंट। इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 for 2001 मोए मोए, आफ्टर 1 for 2001 ओए ओए, तो सब देखना। और सेलिंग प्राइस एसडीबी से, एसडीबी एक्सीड्स 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो एसडीबी सेलिंग प्राइस, अदरवाइज सेलिंग प्राइस एसडीबी अगर चेंज होता है एग्रीमेंट के डेट, रजिस्ट्रेशन के डेट, एग्रीमेंट का डेट का एसडीबी लेंगे, बट कुछ ना कुछ पेमेंट ABCD नीरू NB रूल से आना चाहिए, सब कुछ भर के। इसे तो आप लोग 10 बार भी प्रैक्टिस करो तो कम है, नोट्स वगैरह के साथ। सीवा परचेज हाउस प्रॉपर्टी 1979 340, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे किया 350 के हिसाब से, ये कॉस्ट हो गया। अप्रैल 2008 ही इंटर इनटू एग्रीमेंट विद मोहन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी 1435, एडवांस मनी 14 के पहले ले लिया, सेल कुड नॉट एग्री, देयरफॉर ही अगेन इंटर डिड नॉट मटेरियलाइज, फॉरफिटेड, तो ये कॉस्ट से माइनस होगा, कॉस्ट से माइनस होगा।
कॉस्ट से माइनस होगा 1/4/14 के पहले। इन May 2015 he again entered into a contract for Deepsika and received 151 advance. Deepsika did not pay advance. ये मारते रहता है and she was forfeited. ये 15 में जो forfeit किया other sources होगा, जब forfeit किया था तब एक कॉस्ट से माइनस 111 और एक अदर सोर्सेज। इन अगस्त 2015 कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फ्लोर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 14/2001 के बाद अलाउड है। नवंबर 15/25 सिवा इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद मनीष 30,50,000 रिसीव 150 एडवांस ABCD नीरू NB रूल मनीष पेड बैलेंस। वाह फाइनली बेचा चोर। Feb 20 को सिवा हैड पेड ब्रोकरेज देखना 1% लगेगा, 1% 30,50,000 पे लगाना। ऑन 1 अप्रैल 2001 FMB 1185 एंड SDB 1070। वाह सब कुछ रिवाइज हो गया, थैंक यू वेबरसेटर। 1070 ले लेंगे। अब द SDB 15 नवंबर को जब एग्रीमेंट किया 39 लाख एंड बाद में रिवाइज हो गया, नहीं लेंगे। कंप्यूट CG तो एकदम अब सिंपल सा निकलेगा, इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, फंसाओ मत। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर देखना, फ्लो में 1% ऑफ 39 लाख नहीं कर देना। एंड नेट कंसिडरेशन हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1070 माइनस 1,11,000 नीचे मिलेगा। इम्प्रूवमेंट माइनस टैक्स लाइबिलिटी भी पूछा है क्या, ऑल्सो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। वाव ये तो 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना, 10 टाइम्स। तो टैक्स लाइबिलिटी विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% सेस के साथ, और फिर विथ इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। नेट सेल प्राइस तो ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,59/100 बहुत पहले खरीदा था तो 1401 का इंडेक्स नंबर इस साल का देश। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो सिंस इट्स रिजल्ट लॉस इंडेक्सेशन इज गिवन, it will be nil. Our completion only for tax liability, ये टैक्स लाइबिलिटी पर्पस के लिए है। द सेड लॉस कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो ध्यान रखना ये GTI टोटल इनकम में नहीं आएगा, तो इनको टोटल इनकम में तो यही दिखाना है बेटा। मैं कैसे बोलूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, इनकम में यही दिखाएंगे। टैक्स लाइबिलिटी करते समय आपने 3,13,000 दिखा के टैक्स 0 दिखा देंगे। अब नोट्स देखिए, SDB एक्सीड्स 110%, एक्चुअल सेल प्राइस 30,50,000 था, इसका 110% 33 वगैरह समथिंग कुछ आएगा तो 39 लाख सेलिंग प्राइस। कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट तो 1070 फाइनल कर लिए थे, और एक्चुअल कॉस्ट 359 था, और जो फॉरफिट किए थे 1/14 के पहले माइनस कर दिए। एडवांस forfeited 1 for before 14/15 deducted, before यहाँ लिख देना 1/4/14 deducted, on or after 1/4/14 IFRS cost not reduced। सो ये मस्त क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, आपको जरूर से पढ़ के जाना है दोस्तों। अब हम लोग आ रहे हैं स्लम सेल पे। स्लम सेल के बाद लिक्विडेशन के बाद शेयर्स डिवेंचर शायद लेक्चर 2 में डालेंगे। स्लम सेल तक अपने कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद के टॉपिक पार्ट 2 में रखेंगे। आप लोग पार्ट वाइज रिवाइज करना, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट सबसे अच्छा रिवीजन ये होने वाला है कि इसमें एक एक टॉपिक विद क्वेश्चंस, RTP MTP और स्टडी मेट के क्वेश्चन, और जहाँ पे ई कर लेते हैं ना, उसे तो आप छोड़ियो ना दोस्तों। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्टीट्यूट अक्सर क्वेश्चन डालता है। बेटा टैक्स के लिए आपको स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस, RTP MTP और पुराने RTPs MTPs नहीं देखना है। आप सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26 और सितंबर में जो देखेंगे सितंबर 26, हाँ सितंबर 25, जनवरी 26 का जब देखेंगे तो PY AY चेंज हो गया, थोड़ा एडजस्ट करते हुए देखेंगे। और MCQs बुकलेट का क्वेश्चन सोल्व करना, ड्रास्टिकली आपका दिमाग का ग्रोथ होगा, प्लस एग्जाम में कोई फियर ही नहीं रहेगा क्योंकि RG है नियर। तो सो दोस्तों, स्लम सेल का मतलब होता है किसी ने अपना बिजनेस को लमसम प्राइस पे बेच दिया,
या एक डिपार्टमेंट डिवीजन को लमसम प्राइस पे बेच दिया, एक एक एसेट्स को नहीं बेचा, तो उसे स्लम सेल कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोहा 2-2 साल था ना, बट इस केस में स्लम सेल में अभी भी 3 इयर्स रखा गया है। जिस डिवीजन डिपार्टमेंट को बेचा उसको 3 साल से ज़्यादा होल्ड किए, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल पॉइंट हो गया, बट क्या करें, बाकी के लिए लिखा गया है, टैक्स में इसके लिए नहीं लिखा गया है। तो 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म, और 3 साल तक शॉर्ट टर्म माना जाएगा। बट इंडेक्सेशन का तो कोई नाम ही मत लेना, ये 2 इयर्स के नहीं लेना है, 3 इयर्स लेना है। बहुत अच्छा से देखना, सेलिंग प्राइस क्या देंगे, सिंपल सा बात है, अपना डिवीजन को बेचा, जो पैसा मिला वो देखना है। तो लोग कोई कोई चोरी करते, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस लेंगे, एफएमबी ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर और एफएमबी ऑफ एसेट रिसीव। जो आपको मिला, कैश मिला तो कैश, एसेट्स मिला तो एसेट्स का एफएमबी, और जो एसेट्स ट्रांसफर किए थे डिवीजन, उसका फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट, 2 ही पॉइंट है इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, नेट वर्थ को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते। नेट वर्थ क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिस डिवीजन डिपार्टमेंट को बेचा उसका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स लायबिलिटीज का कौन सा वैल्यू लेंगे सर, बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा है वही लेना है, बट थोड़ा सा समझ जाओ। डेप्रिसिएबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग का WDB अकाउंट्स वाला नहीं लेना है, टैक्स वाला लेना है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा तो नील लेना है। 35 AD का एसेट्स होगा जिसपे 100% डिडक्शंस मिल गया, नील लेना है। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज टू बी इग्नोर्ड। लैंड में कभी दिखेगा खरीदा 10 लाख में, रीवैल्यू कर दिया 15 लाख, रीवैल्यू कर दिया 15 लाख, नहीं लेना 10 लाख। तो यहाँ पे ये 2 ही पॉइंट को देखना है दोस्तों अच्छा से। स्लम सेल का मीनिंग तो समझ गया, पूरा बिजनेस डिवीजन डिपार्टमेंट को एक लम सम प्राइस विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 3 साल से ऊपर, लॉन्ग टर्म 3 साल तक, शॉर्ट टर्म सेल प्राइस क्या मानेंगे, एफएमबी ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर या एफएमबी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर और व्हिचएवर इज हायर, जो हायर है। कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू नेट वर्थ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट अकाउंट्स का वैल्यू ले लेंगे, बट डेप्रिसिएबल एसेट्स का, इनकम टैक्स का WDB, गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो नील ले लेंगे। और 35 AD का एसेट्स का नील ले लेंगे, कोई रिवोल्यूशन प्रॉफिट नहीं लेंगे। और रिपोर्ट फ्रॉम CA रिक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 सितंबर। ये वैल्यूएशंस का, FMB का कैलकुलेशंस बड़े बड़े रहते हैं ना, तो CA का रिपोर्ट चाहिए बेटा। इस पे स्टडीमेट पे भी क्वेश्चंस है। हमने MTP, मेरा मकसद रहता है RTP MTP स्टडीमेट, तो एक ही क्वेश्चन रखना होता है, तो MTP में 25 रखा है, इसे समझेंगे। इज आपका स्टडी मेट का क्वेश्चंस भी अलग होगा, तो वो भी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सर अभी तक 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ बेटा, शेयर्स में 5-6 और एग्जामिशन में 10-15 क्वेश्चन मेरे साइड से प्रैक्टिस, बाकी का तो आप पढ़ ही लेना। बट MCQs जरूर से केस स्टडीज पढ़ना, भयंकर ग्रोथ होने वाला है। और एग्जाम में कोई नो फियर बिकॉज RG इज नियर। Mr. A is proprietor of Akash 2 units, he transfer 1 for 25, यूनिट 1 बेचा, स्लम सेल 25 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख, तो आपका सेल प्राइस 30 लाख होगा। यूनिट 1 स्टार्टेड 56, LTCG होगा, ट्रांसफर 28,000। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ सेल का 30 लाख, ट्रांसफर का एक्सपेंसेस, अब सिर्फ नेटवर्थ बचा और सम्स खत्म, LTCG निकल जाएगा। नेटवर्थ के लिए देखते हैं, कैपिटल से मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बिल्डिंग 1 का 3 लाख है, देखेंगे बिल्डिंग का। बैंक लोन 70% यूनिट 1 का है, तो इसका 70% लेंगे। ट्रेड क्रेडिट 25% यूनिट 1 का है, 25% लेंगे। मशीन और यूनिट 2 हटा दो। बिल्डिंग का WDB, मशीन का WDB, डेटर्स बुक वैल्यू, अदर एसेट्स बुक वैल्यू, तो ये सब से मतलब नहीं है यूनिट 1 से। रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवाइजिंग अपवर्ड वैल्यू और बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, तो बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1 12 लाख है, 3 लाख माइनस करो, 12 लाख से 3 लाख माइनस करो, 9 लैक्स। मशीन का कुछ WDB नहीं बोलेगा तो यही ले लेंगे मशीन का। नो इंडिविजुअल अदर एसेट्स इंक्लूड पेटेंट, अदर एसेट्स में एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ मशीन इनकम टैक्स 3 लाख, 1 लाख, सो एकदम सिंपल मशीन 3 लाख, ये पेटेंट वर्किंग नोट से लाएंगे। और लाइबिलिटीज बस पेटेंट, अदर एसेट्स में थोड़ा एडजस्टमेंट है, देखेंगे।
लाइबिलिटीज में बैंक लोन 70%, यूनिट 1 का है 140 और ये 25%। सो लाइबिलिटीज एकदम सिंपल आ गया। अब पेटेंट का पढ़ते हैं। अदर एसेट्स इंक्लूड पेटेंट 1723 में खरीदे थे 50,000 में, नो डेप्रिसिएशन। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है, इसमें 23, 24, 24, 25 का डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। तो 150 से 50 हटा दो, तो अदर एसेट्स को तो 1 लाख लिख दो और पेटेंट का वर्किंग नोट देखो 25%, 25, 28125 पेटेंट का वैल्यू आ गया। एंड दिस इज नेटवर्थ एंड दिस इज कैपिटल गेन दोस्तों। सो नोट्स वगैरह डाला है, ये तो सक जाएंगे। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स ये हो गए। अब हमारा मेन टॉपिक होने वाला है शेयर्स, डिवेंचर्स और फिर एग्जिबिशंस, और फिर आपके ये चैप्टर ओवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 पे इतने ही रखते हैं। आप लोग जरूर से रिवाइज करना। एंड पार्ट 2 के लिए पॉइंट 21 से स्टार्ट करेंगे। एंड 21 से स्टार्ट करते करते एग्जामिशंस के सम्स कराते वगैरह बहुत सारे सम्स मिलेंगे। टोटल 30 प्रॉब्लम्स एंड करीबन 10 एग्जाम्पल्स, 40 क्वेश्चंस के साथ रैपिड रिविजन। आरजी इज रियर, सो नो मोर फियर इन टैक्स। सो एंजॉय करो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। एंड प्लीज 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 आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब जीएसटी का एमसीक्यूज बेस्ड 50 एमसीक्यूज बेस्ड का भी डिस्कशन आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।